सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज की वीडियो में मैं 3 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे आरक्षण पर आगे की राह। आपको पता है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। जब ये मौलिक अधिकार नहीं है, हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इसको कुछ लोग कह रहे हैं कि आरक्षण का यह जो कॉन्सेप्ट है, इसको बचाने की जरूरत है और उसके लिए कुछ विकल्प उनके द्वारा दिए जा रहे हैं। तो मैं उन्हीं विकल्पों को डिस्कस करूंगा और यह जो टॉपिक है आपके प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे विदेशी मुद्रा भंडार 500 बिलियन के पार, अर्थात भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो तेजी से बढ़ रहा है और इसका जो तेजी से बढ़ना है यह कितना सही है और साथ ही साथ यह क्यों बढ़ रहा है, इसको हम डिस्कस करेंगे। वहीं जो तीसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे मैंग्रोव वन अर्थात मैंग्रोव फॉरेस्ट पर और देखेंगे क्या होते हैं ये मैंग्रोव वन, क्यों चर्चा का कारण बने हुए हैं और क्यों हमारे लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आइए इन्हीं तीनों खबरों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आरक्षण पर आगे की राह, अर्थात आरक्षण के लिए जो सबसे मजबूत विकल्प बताया जा रहा है उसको हम डिस्कस करेंगे। उस विकल्प को समझने के लिए थोड़ा सा हमें पीछे जाना होगा। आजादी के समय भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनका जो रुझान था वो समाजवाद की ओर था। समाजवाद यह मानता है कि जो भी एसेट्स हैं, जो भी रिसोर्सेस हैं, उन पर किसी एक व्यक्ति का पूर्णतः नियंत्रण ना हो, असमानता ना बढ़े, बल्कि पूरे समाज में हो, अर्थात समाज की हिस्सेदारी उसमें प्रमुख हो। कुल मिलाकर 2 चीजें हैं। एक तो सोसाइटी ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति के अधिकार बहुत प्रमुख होते हैं, वहीं जो समाजवाद की आइडियोलॉजी है उसमें समाज की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम आजाद हुए तो आपको पता है हमारे यहाँ जमींदारी प्रथा थी। जमींदारी प्रथा में क्या था कि एक जो जमींदार हुआ करते थे, इनके पास बहुत बड़ी मात्रा में जमीन हुआ करती थी और कुछ लोग ऐसे थे जो सिर्फ और सिर्फ उसमें जो है कि जाकर किसानी कर सकते थे, अर्थात वह जाके मजदूरी कर सकते थे, उनके पास अपनी जमीन नहीं थी। तो अब हुआ क्या कि जो इनकी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी की जो आइडियोलॉजी थी वो समाजवाद की थी और हमारे संविधान में एक कॉन्सेप्ट डाला गया था मूल अधिकार का। मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट यह कहता है कि व्यक्ति के जो मौलिक अधिकार है उसमें कमी नहीं की जा सकती। समाजवाद यह कहता है कि समाज जो है कि प्रमुख है। तो देखिए, मौलिक अधिकार व्यक्ति को केंद्र में रखते हैं और समाजवाद समाज को केंद्र में रखता है और इसी के कारण एक जो है कि एक नया कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ और वह कॉन्फ्लिक्ट जो जाना जाता है वह भूमि सुधारों के नाम से जाना जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी को लगा कि जो अभी जमींदारी प्रथा है इसका उन्मूलन करना चाहिए और जो अधिक संपत्ति है, अधिक भूमि है जमींदारों के पास, उसको कुछ ऐसे लोगों को दिया जाना चाहिए जिनके पास जमीन नहीं है, जिससे क्या हो सके, भूमि जैसे प्रमुख रिसोर्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी असमानता को थोड़ा सा पाटने का प्रयास किया जाए। यह तभी हो सकता है कि जब जमींदार से आप भूमि को लेकर अन्य लोगों को देंगे। तो अब देखिए, जो भूमि का अधिकार है यह हमारा एक मौलिक अधिकार हमारे संविधान के द्वारा दिया गया था और जबकि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी जो कर रहे थे वह समाजवाद को लेकर आगे बढ़ रहे थे और उनके विचार में यह था कि हमें सोसाइटी में क्या करना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना। उन्होंने क्या किया, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कर दिया और भूमि सुधार के नाम से कई कानून सामने लाए। कई कानूनों के केंद्र में यह था कि जिसके पास अधिक संपत्ति है, संपत्ति यहां पर भूमि के संदर्भ में, जिसके पास अधिक भूमि है उसकी भूमि का कुछ भाग जो है कि अन्य लोगों को दिया जाएगा। अब ये देखिए हुआ क्या कि ये जो भूमि का अधिकार है, मैंने बताया संपत्ति का अधिकार उस समय हमारा मूल अधिकार था, इसको लेकर जो है कि विरोध हुआ और लोगों ने कहा, जमींदारों ने कहा कि आप हमारे मौलिक अधिकारों में कटौती कर रहे हैं और ये जो भूमि सुधार के नाम पर
हमारी भूमि ली जा रही है, ये हमारे मौलिक अधिकारों का क्या है, उल्लंघन। बात जो है कि देखते देखते कई हाईकोर्ट में पहुंच गई। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार में बड़ी संख्या में जमींदारों ने इन भूमि सुधार कानूनों अर्थात जमींदारी प्रथा और जमींदारों से भूमि लेने की ये जो कानूनी प्रक्रिया थी, इसके खिलाफ जो है कि अपील की गई। जब अपील की गई तो अपील किस आधार पर की गई थी कि हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, जैसा कि अभी किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। तो अब जब मौलिक अधिकारों की बात आती है, तुरंत कोर्ट क्या करता है, सुनवाई करता है। और इसी प्रकार की अपील पर सुनवाई करते हुए बिहार उच्च न्यायालय ने कहा कि यह जो कानून है अवैध है। कौन सा कानून, कि जो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके क्या कहता है कि जिनके पास अधिक संपत्ति है वह अन्य लोगों को दी जाएगी। तो कहा यह गया कि चूंकि भूमि का जो अधिकार है संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत आता है और यह मौलिक अधिकार है, राज्य इसमें परिवर्तन नहीं कर सकता। अब यह बात जो है कि बिहार उच्च न्यायालय के द्वारा की गई थी, तो इसका स्वाभाविक है पहले बिहार में इसका क्या होगा, इंप्लीमेंटेशन होगा। देखते देखते यह बिहार के साथ अन्य राज्यों में ये इस प्रकार के डिसीजन आ सकते थे और इसी के कारण जो है कि क्या किया गया, जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रथम संविधान संशोधन किया गया। और प्रथम संविधान संशोधन 18 जून 1951 को राष्ट्रपति की इसको मंजूरी मिल गई और यह जो विधेयक था अधिनियम बन गया और इसी को हम कह रहे हैं प्रथम संविधान संशोधन। अब देखिए प्रथम संविधान संशोधन करके किया क्या गया, प्रथम संविधान संशोधन करके हमने संविधान में एक 9वीं अनुसूची जोड़ दी। 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया और इसमें यह लिख दिया गया कि जो भी कानून 9वीं अनुसूची में रखे जाएंगे उन कानूनों को न्यायिक समीक्षा अर्थात जुडिशियल रिव्यू से मुक्ति मिलेगी। अब फिर से आसान शब्दों में कि जैसे भूमि सुधार को लेकर बिहार उच्च न्यायालय ने कहा कि यह जो है कि क्या है, गलत है, ये ऐसा नहीं हो सकता, यह अवैध है। अब हुआ है क्या कि इसी की प्रतिक्रिया में हमने बना दिया 9वीं अनुसूची और कहा कि अभी जो हम कानून डाल रहे हैं 9वीं अनुसूची में और भविष्य में जो भी कानून हम इसमें डालेंगे इनकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। अर्थात यह जो है कि जरूरी है कि हम समाज को इक्वल बनाएं और इक्वल समाज के लिए जरूरी है कि जो राज्य जो कल्याणकारी कार्य करती है, जो समाजवादी कार्य करती है, उसको कोर्ट की जो है कि चुनौतियों का सामना ना करना पड़े और उसको जो है कि अवैध घोषित ना कर दिया जाए। इसलिए हम 9वीं अनुसूची बना रहे हैं। प्रारंभ में हमने क्या किया, इसमें 13 कानूनों को डाला और इन 13 कानूनों को उसमें डाल देने का मतलब है कि इनको अब कोर्ट में नहीं घसीटा जा सकता था। लेकिन धीरे धीरे कानून क्या हो गए, बढ़ते चले गए। तो कुल मिलाकर अनुच्छेद 31B के तहत जो भी कानून इसमें डाल दिए जाते हैं उन कानूनों को जो है कि न्यायिक प्रक्रिया है उससे मुक्ति मिल जाती है। अर्थात इनका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो पाता। जुडिशियल रिव्यू ना हो पाने के कारण अब चाहकर भी कोर्ट इसको क्या कर सकता है, कैंसिल नहीं कर सकता। एक चीज और है इसमें कि यदि मान लीजिए किसी कानून को, जैसे बिहार जो है कि उच्च न्यायालय ने कहा कि ये जो भूमि सुधार का कानून है ये गलत है, अवैध है, तो यह कैंसिल हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, ये 9वीं अनुसूची की एक विशेषता ये भी है कि इसमें क्या होता है, जो भी कानून डाले जाते हैं वह रिट्रोस्पेक्टिव अर्थात पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होते हैं। अर्थात मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं लेके बताता हूं कि मान लीजिए भारत सरकार ने आज एक कानून बनाया और 10 दिन बाद क्या हुआ कि उसको जो है कि किसी कोर्ट के द्वारा कह दिया गया कि नहीं ये गलत है। लेकिन अगर संसद क्या करती है, 9वीं अनुसूची में उसको डाल देती है तो क्या होगा, वह पुराने डेट अर्थात आज के डेट से क्या होगा, इफेक्टिव होगा। तो हुआ क्या कि बिहार उच्च न्यायालय ने तो कह दिया कि भूमि सुधार का यह जो कानून है ये गलत है, लेकिन हमने जब उसको 9वीं अनुसूची में डाल दिया तो क्या हो गया, पुराने डेट से क्या हुआ, लागू हो गया। अब हुआ क्या, अब आप कहेंगे फिर नहीं ऐसा नहीं होता, केशवानंद भारती केस में तो हमने पढ़ा है कि जो है कि जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और जुडिशियल रिव्यू करना जो है कि क्या है, एक जो है कि संविधान का एक बेसिक संरचना है। जी होता है, ऐसा नहीं है कि देखिए हुआ क्या है कि केशवानंद भारती केस 1973 में आया, उसमें कई बार सुनवाई हुई और वो चूंकि अभी तक की सबसे बड़ी बेंच थी उसने यह कहा कि नहीं, 9वीं अनुसूची में जितने कानून अब तक डाल दिए गए हैं
अर्थात 1973 से पहले जितने कानून डाले गए हैं उनका जुडिशियल रिव्यू तो नहीं हो सकता, लेकिन अब अगर कोई कानून इसमें डाल दिया जाता है, लेकिन उस कानून से यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार या फिर जो है कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका उल्लंघन होता है तो जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ध्यान दीजिए, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। फिर से मैं बता रहा हूं कि 9वीं अनुसूची हमने बनाया, उस समय जब बनाया कब, प्रथम संविधान संशोधन करके हमने कहा कि इसमें जो है कि कोई कानून जब डाल देंगे तो जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, और यही चीजें चलती रही। उसी में केशवानंद भारती केस आता है 1973 में, उसका डिसीजन आता है। उसने कहा कि नहीं, ये जो प्रथा चली आ रही है यह गलत है। जुडिशियल रिव्यू अर्थात न्यायिक समीक्षा की जो यह कॉन्सेप्ट है, यह संविधान का जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर है। बेसिक स्ट्रक्चर का मतलब है कि यह तो अगर नहीं होगा तो संविधान की व्याख्या करना और कानूनों को चेक करना कि कहीं कोई न्यायपालिका, कोई सरकार गलत कानून तो नहीं बना रही है, यह तो न्यायपालिका से शक्ति निकल जाएगी, इसलिए गलत है। तो उसने जो है कि केशवानंद भारती केस में कहा गया कि ठीक है, न्यायिक समीक्षा अभी तक जितने कानून डाल दिए गए उनकी नहीं होगी, लेकिन अगर भविष्य में कोई ऐसा कानून इसमें डाला जाता है 9वीं अनुसूची में जिसकी वजह से संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर या फिर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो क्या होगा, इसका जुडिशियल रिव्यू होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अर्थात वह संविधान के खिलाफ नहीं है और किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है तो जुडिशियल रिव्यू केशवानंद भारती के बाद भी नहीं होगा। अर्थात अगर आज कोई कानून बनता है तो उसको अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाता है तो उसका जुडिशियल रिव्यू तभी हो पाएगा जब कोई यह सिद्ध कर दे कि यह संविधान के जो है कि बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, या फिर यह सिद्ध कर दे कि इससे किसी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। अब देखिए हुआ क्या, हाल ही में आपको पता है कि जो है कि आरक्षण को लेकर जो है कि बात उठी, और आरक्षण को लेकर बात यह उठी कि जो है कि अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया कि यह जो आपका आरक्षण का अधिकार है यह मूल अधिकार नहीं है। जब मूल अधिकार नहीं है तो इसी को लेकर यह बात उठी है कि क्यों ना हम आरक्षण के विषय को 9वीं अनुसूची में डाल दें। और एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 9वीं अनुसूची में आरक्षण को डालने की जो बात है ये पहली बार नहीं कही जा रही। मैं आपको बस एक ऑफिशियल जो है कि हाल का घटनाक्रम बताऊं तो जुलाई 2018 में रामदास आठवले ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे उठाया था और कहा था कि हमें इसको क्या कर देना चाहिए, 9वीं अनुसूची में डाल देना चाहिए, क्योंकि आरक्षण का इशू बार बार किसी न किसी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह घूमता रहता है। अब इसमें डाल देने का मतलब यह है कि इसको क्या हो जाएगा, इससे मुक्ति मिल जाएगी, और मुक्ति मिल जाएगी तो क्या होगा, जो आरक्षण का कॉन्सेप्ट है उसको लेकर जो लोगों में डर बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो अभी तक क्या किया गया है, हमने इसको डाला नहीं है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया कि आरक्षण अब आपका मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार नहीं है तो इसलिए अब जो है कि कोई व्यक्ति आरक्षण के इशू को लेकर अनुच्छेद 32 के तहत क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। और सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता है तो उसको यह मानना होगा कि जो हमारा अनुच्छेद 15-16 में जो आरक्षण संबंधी जो प्रावधान है अब वह वैसे नहीं रहे। लेकिन लोगों को डर है जो कि आरक्षण का लाभ लेते हैं तो वह यह दबाव डाल रहे हैं सरकार पर और सोशल मीडिया पर कि आप या तो इस पर नया कोई कानून लेके आओ जिसको जो है कि हमारे यहाँ के कोर्ट माने, या फिर आप इस मुद्दे को कम से कम क्या कर दो, 9वीं अनुसूची में डाल दो। और 9वीं अनुसूची में डालने का मतलब है कि अब जो है कि इसको जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो आदेश है कि यह मौलिक अधिकार नहीं है, ये पलट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसा संविधान संशोधन करके ऐसा कर दिया जाता है तो पलट जाएगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि ये जो संविधान संशोधन करके 9वीं अनुसूची में अगर इसको डाल दिया जाता है तो कोई दूसरा व्यक्ति जाके कह सकता है और उसकी जिम्मेदारी होगी कि वो प्रूव करे कि यह जो किया गया है ये संविधान के अगेंस्ट में है, अर्थात इस संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में है या किसी के मूल अधिकार का हनन करता है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि अब 9वीं अनुसूची का एक विकल्प तलाशा जा रहा है और 9वीं अनुसूची के विकल्प को लेकर इसलिए आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें जो कानून शामिल कर दिए जाते हैं वह उनको न्यायिक प्रक्रिया से क्या हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। लेकिन
यहाँ पे एक चीज़ और हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि अगर आरक्षण को हमने 9वीं अनुसूची में डाल भी दिया तो भी कहीं ना कहीं एक संभावना है कि जो आरक्षण का जिन लोगों को लाभ नहीं मिलता है या जिन लोगों को आरक्षण जिस तरह से मिलता है उसको लेकर यह बात सुप्रीम कोर्ट जाए और सुप्रीम कोर्ट कुछ ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर दे जो कि जिनका यह आरक्षण की वजह से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है और उसके आधार पर फिर से कैंसिल हो जाए। कुल मिलाकर एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें दोनों विकल्प हैं कि यह जो है कि आगे चलकर कैंसिल भी हो सकता है, बना भी रह सकता है, लेकिन हाँ 9वीं अनुसूची में जो है कि क्या है डालने से कहीं ना कहीं इसको थोड़ा सा मजबूती मिल जाएगी। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, जो आरक्षण के जो विरोध में भी कुछ लोग लिख रहे हैं और उनका मानना है कि या तो इसको समाप्त कर दिया जाए या फिर इसकी संरचना में परिवर्तन कर दिया जाए। संरचना में परिवर्तन करने का मतलब है कि किसको कितना आरक्षण मिलेगा इसको या तो क्लियर किया जाए, समाप्त किया जाए। देखिए जिन लोगों को आरक्षण का लाभ मिलता है वो लोग कहते हैं कि हमें लाभ मिल ही नहीं पा रहा है, और जिन लोगों को नहीं मिलता है या जिन लोगों को लगता है कि आरक्षण की वजह से उनके अधिकार खत्म हो रहे हैं वह इसके क्या है अगेंस्ट में। तो कहीं ना कहीं समय की तो आवश्यकता यह है कि इस पर संसद में बड़े रूप में इस पर विचार विमर्श करके इसका रास्ता निकाला जाए। लेकिन उस रास्ते में एक विकल्प अगर आरक्षण को बचाना है तो 9वीं अनुसूची हो सकता है, और इसी 9वीं अनुसूची को डालने की मांग अब बहुत जोर शोर से जो है कि सरकार के सामने रखी जाए। अब देखना यह होगा कि सरकार क्या आरक्षण के मुद्दे को ठीक उसी तरह से लेती है जैसे उसने भूमि सुधार जैसे या जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के संदर्भ में लिया था, और उसी तरह क्या वह 9वीं अनुसूची में उसको स्थापित करके मजबूती प्रदान करती है या नहीं करती। कुल मिलाकर आरक्षण और 9वीं अनुसूची का यह संबंध था जो कि इस समय चर्चा का कारण बना हुआ, इसको हमने डिस्कस किया। आइए हम बात करते हैं अपने दूसरी खबर पर जो कि भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार के 500 बिलियन के पार जाने के संदर्भ में है। 1990 के दशक में जब हमने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की पॉलिसी अपनाई तब हम उम्मीद कर रहे थे कि आने वाले समय में इंडियन इकोनॉमी को चूंकि हम खोल रहे हैं तो इसका लाभ मिलेगा। इसका इंडियन इकोनॉमी को खोलने का संदर्भ क्या है कि जब हम वैश्वीकरण अपनाएंगे, हम उदारीकरण अपनाएंगे, निजीकरण अपनाएंगे तो हमारे यहाँ निजी सेक्टर भी होगा, साथ ही साथ जो बाहर की कंपनियां या जो इंडस्ट्री यहाँ पे आनी चाहेंगी हम उनके लिए उदार पॉलिसी रखेंगे, बहुत ज़्यादा कड़े कानून नहीं बनाएंगे तो बहुत बड़ी मात्रा में निवेश कर सकेंगे। और साथ ही साथ वैश्वीकरण का मतलब है जो विश्व में हो रहा उसके साथ भारत क्या करेगा, कदम ताल करेगा। तो जो हमने कॉन्सेप्ट 1990 के दशक में अपनाया था इसका अब जो है कि इंपैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। दो शब्द होते हैं, एक शब्द होता है FPI अर्थात फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है FDI अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये दोनों क्या हैं आपको मैं कई बार बता चुका हूं, यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये दोनों के माध्यम से अर्थात फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, शब्द दोनों में एक शब्द कॉमन है वो है फॉरेन अर्थात विदेश। तो विदेश से आने वाला जो निवेश होता है इसी को हम FPI और FDI के रूप में जानते हैं। अब ये जो विदेश से आने वाला निवेश है जब ये ज्यादा आएगा तो क्या होगा, ये किस रूप में आएगा, यह आएगा डॉलर के रूप में। और जब डॉलर के रूप में आएगा तो ये डॉलर कहां जमा होंगे, यह जमा होंगे आपके RBI के पास। कैसे होंगे, देखिए मान लीजिए एक कंपनी है, टोनी नाम का एक व्यक्ति है, अमेरिका में बैठा हुआ है, उसको लगता है कि इंडिया में इस समय रिलायंस के साथ हमें व्यापार करने से लाभ मिल सकता है। वह रिलायंस से कहेगा कि हम आपकी कंपनी का 10%, 4%, 5% जो भी वो चाहता है कि शेयर हम खरीद रहे हैं, हम इसमें हिस्सेदारी रखेंगे। वो कहेंगे ठीक है खरीद लीजिए। तो अब क्या करेगा टोनी, क्या करेगा अपना डॉलर का बैग लेकर आएगा, RBI को देगा, कहेगा भैया ये लो हमारा डॉलर और हमें वह पैसा दो जो पैसा हम रिलायंस को दे सकें, और रिलायंस को पैसा देकर क्या करेगा अपनी हिस्सेदारी खरीद लेगा। तो जो भी विदेश से पैसा आता है किस रूप में होता है, डॉलर के रूप में होता है। और जब इसी प्रकार का इनफ्लो चाहे वह FPI के रूप में हो या FDI के रूप में हो, अंतर प्रवाह जब विदेशी मुद्रा का ज्यादा होगा, नो डाउट हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है क्या होगा, बढ़ेगा। लॉकडाउन के कारण जो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो समृद्धि दर है वो उसमें
कमी आई है, हमारे यहाँ उत्पादन ठप है। इसी के कारण चूंकि एफपीआई और एफडीआई जो कि ज़्यादा आ रहा है, हमारा जो है कि विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सबसे उच्च स्तर अर्थात 500 बिलियन बिंदु को पार कर गया है। और ये किस वजह से हुआ है? यह आया है विदेशी मुद्रा भंडार के अंतर प्रवाह में तेजी के कारण, ना कि हमारे यहाँ के उत्पादन में वृद्धि के कारण। अब हुआ क्या है कि जो अभी हाल के ही समय में देखने को यह मिला हुआ है कि जो एफडीआई है या जो एफपीआई है, इसमें तेजी से विदेशी मुद्रा जो है क्या हुई है, हमारे यहाँ आई है। और जो हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा तेजी से आई है, तो इसके साथ ही साथ एक चीज़ और हम लोगों ने नोट किया और वह देखने को मिला कि हमारे यहाँ विदेशी मुद्रा भंडार आ तो ज़्यादा रहा है, लेकिन भारत के लोग दूसरे जो विदेशों में निवेश क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। अर्थात डॉलर हमारे यहाँ आता जा रहा है, लेकिन कोई डॉलर को लेकर नहीं जा रहा। जब लेकर नहीं जाएगा तो इससे क्या होगा? विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। आपको पता है कि जो भी हमारा भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है, इसमें 90% से लेकर 93% तक जो हिस्सा होता है वह किसका है? यूएस डॉलर का। तो जो यूएस डॉलर की वजह से ही हमारा विदेशी मुद्रा भंडार आगे बढ़ता है और इसका ही डॉलर का ही क्या हो रहा है? इनफ्लो ज़्यादा हो रहा है, तो स्वाभाविक है क्या होगा? बढ़ेगा। जून के पहले सप्ताह में ही एफपीआई के माध्यम से लगभग 2.75 बिलियन डॉलर क्या हुआ? इनफ्लो हुआ, अंतर प्रवाह हुआ। और रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा हाल ही में किए गए समझौतों से आप समझिए कि रिलायंस इंडस्ट्री ने जो समझौते किए उसके वजह से लगभग 97,000 करोड़ रुपए डॉलर के रूप में आए। जब इतना डॉलर आ रहा है और तो इसके वजह से क्या होगा? हमारा विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। और यही हुआ है। इसी के कारण क्या हुआ? हमारा विदेशी मुद्रा भंडार अब तक के सर्वोच्च बिंदु पर पहुंच गया। तो देखिए, दो चीजें हमने देखा, एक तो एफपीआई देखा, दूसरा हमने रिलायंस की भी भूमिका देखी, एफडीआई देखा। इसके साथ साथ एक कारण ये भी है कि जो हम तेल पर आयात करते थे, तेल का आयात करते थे, इस पर हमें विदेशी मुद्रा खर्च करना होता था। इस समय चूंकि लोगों ने तेल की मांग, चूंकि उत्पादन ही नहीं हो रहा और लोग कहीं आवागमन भी नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से तेल का जो आयात है इसमें कमी हो रहा है। तो आने को डॉलर हमारे पास आ रहा है, लेकिन पहले की तुलना में हम डॉलर क्या कर रहे हैं? कम खर्च कर रहे हैं। इसके वजह से भी हमारा डॉलर का जो भंडार है वो क्या होगा? बढ़ता चला जा रहा है। और इसी के साथ साथ जो विदेशी यात्रा करने लोग जाते थे या जो विदेश, यहाँ से लोग विदेश में निवेश करते थे, उन्होंने भी क्या कम किया है। आप भी जब विदेश में, आपको पता है कि लोग भारत में जब पैसा होता है तो यूरोप घूमने के साथ साथ कई जगह घूमने जाते हैं, कई प्रकार के बिजनेस टूर पर जाते हैं। चूंकि वो सभी चीज़ें बंद हैं, तो उसमें जो पैसा डॉलर खर्च होता वो नहीं हो रहा। इसके वजह से भी क्या हो रहा है? ये कंडीशन आ रही है। अब इस कुल मिलाकर हमने ये देखा कि यह जो एफडीआई और एफपीआई की वजह से जो है कि क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है। इसमें एक भूमिका जो है कि कुछ समीक्षकों के द्वारा चीन से जो कंपनियां बाहर जा रही हैं उसके संदर्भ में भी देखा जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि आखिर एफडीआई और एफपीआई आ क्यों रहा है? तो इसके पीछे ये दो कारण है। पहला तो यह है, सितंबर 2019 में हमने कारपोरेट टैक्स में कटौती की थी। कारपोरेट टैक्स का मतलब है कि जो भी यहाँ पे कारपोरेट बिजनेस करेगा उसको जो टैक्स लगता था उस टैक्स में क्या हुई? छूट दी गई। तो अब यहाँ पर लग रहा है कि कारपोरेट टैक्स में कमी है, तो यहाँ पर क्या है, पैसा जो लगाया जाएगा टैक्स के रूप में कम खर्च होगा, इसलिए भी इनफ्लो बढ़ा है। दूसरा यह है कि आपको हमने बताया था कि जो चीन से बहुत बड़ी संख्या में कंपनियां क्या हो रही हैं? बाहर की ओर जा रही हैं। जब बाहर की ओर जा रही हैं तो उनको एक डेस्टिनेशन दिखाई दे रहा है, इंडिया। तो यहाँ पर जो पहले से चल रही कंपनियां हैं उनमें भी लोगों का भरोसा बढ़ा है। और साथ ही साथ हमारे पास तो विश्व का सबसे बड़ा बाजार है। जी हाँ, सबसे बड़ा बाजार है। चीन के पास नहीं है सबसे बड़ा बाजार। क्यों? क्योंकि वहां पर उत्पादन ज़्यादा होता है, वहां के खुद लोग अधिक चीज़ें बनाते हैं। लेकिन भारत में क्या है, प्रोडक्शन कम है लेकिन डिमांड क्या है, ज़्यादा है। तो सभी लोगों को लग रहा है कि अब जो चीन से कंपनियां बाहर जा रही भविष्य में भारत में आएंगे, या भारत जैसे ही लॉकडाउन से उभरेगा यहाँ पर तेजी से डिमांड बढ़ेगी। इसलिए विदेशी निवेशक क्या कर रहे हैं, तेजी से पैसा निवेश कर रहे हैं। और इसके वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो
विदेशी मुद्रा भंडार वो तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। अब बढ़ती हुई विदेशी मुद्रा भंडार से आने वाले समय में क्या है, ये एक संभावना दिखाई दे रही है कि हमारा जो मुद्रा है अर्थात हमारा जो रुपया है ये क्या होगा, मजबूत होगा। कैसे मजबूत होगा आपको पता ही है, जब डॉलर क्या होता है, कम अवेलेबल होता है हमारे मार्केट में, तो मुद्रा हमारा जो रुपया होता है वह कमजोर होने लगता है। उसके विपरीत क्या है, चूंकि डॉलर ज़्यादा है तो रुपया क्या होगा, मजबूत होगा। रुपया का मजबूत होना हमारे लिए काफ़ी क्या है, जरूरी है। साथ ही साथ आने वाले समय में क्योंकि अभी हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है, ये बढ़ता हुआ विदेशी मुद्रा भंडार आगे चलकर निवेश को भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ये थी दो खबरें। आइए हम बात करते हैं तीसरी खबर, जो कि है मैंग्रोव फॉरेस्ट के संदर्भ में। आप एक मैंग्रोव फॉरेस्ट का ये देखिए एक पेड़, और इसकी जड़ों को ध्यान से देखिए। ये आपको एक जो है कि सुंदरवन जो डेल्टा क्षेत्र है वहां का। अब देख रहे हैं इसके जो जड़ों का जाल है, यही क्या है इसकी विशेषता है, और इसी के संदर्भ में अब पूरा न्यूज है। मैंग्रोव सुनामी और तूफान जैसी आपदाओं से हमारे जो आंतरिक भाग होते हैं, स्थलीय भाग होते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन जब भी ऐसी आपदाएं आती हैं तो हमारे खुद जो मैंग्रोव वन है उनको हानि पहुंचती है। हाल ही में बंगाल में आए अम्फान चक्रवात ने न सिर्फ बंगाल में तबाही मचाई है, बल्कि सुंदरवन का लगभग 28% भाग को क्षतिग्रस्त कर दिया है। अब जब क्षतिग्रस्त कर दिया है तो इसका मतलब क्या है कि जो सुंदरवन का जो इकोसिस्टम था वह डैमेज हुआ है। अब जो यह जो सुंदरवन है, इस सुंदरवन जंगल का विस्तार लगभग 60:40 अर्थात 60:40 के रेशो के अनुपात में बांग्लादेश तथा भारत में है। इसका मतलब यह है कि जो सुंदरवन का विस्तार है उसका 60% विस्तार जो है कि बांग्लादेश में, 40% भारत में है। और यहाँ पर लगभग दोनों देशों में लगभग 10,000 किलोमीटर का क्षेत्र पर सुंदरवन डेल्टा का विस्तार है। यहाँ पर एक वृक्ष पाया जाता है जिसका नाम है सुंदरी वृक्ष, और एक प्रकार का यह मैंग्रोव फॉरेस्ट होता है। चूंकि यहाँ पर यह जो सुंदरी वृक्ष है जो कि मैंग्रोव का एक प्रकार है, इस पूरे इलाके में, सुंदरवन वाले इलाके में जो गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बहुत ज्यादा पाया जाता है। इसी के कारण बोलते हैं सुंदरवन। तो सुंदरवन का मतलब क्या है, मैंग्रोव वनों की एक खास प्रजाति जो जिस क्षेत्र में पूरे में पाई जाती है, इन्हीं क्षेत्रों को मिलाकर बोला जाता है सुंदरवन। और ये क्या है कि दरअसल मैंग्रोव वन है। अब क्या होता है कि यहाँ पर जो मैंग्रोव वन है यहाँ पर बहुत घने रूप में विस्तृत हैं, लेकिन अभी जो यहाँ पर अम्फान साइक्लोन आया, इसके वजह से क्या हुआ है, इनको काफ़ी नुकसान हुआ है। और इस नुकसान की भरपाई के लिए विश्व पर्यावरण दिवस अर्थात 5 जून के बाद से ही यहाँ पर 14 जुलाई 2020 तक अर्थात अगले महीने के 14 जुलाई तक यह कहा गया है कि मैंग्रोव के लगभग 3.5 करोड़ पौधे यहाँ पर लगाए जाएंगे, जिसके वजह से जो सुंदरवन को डैमेज हुआ है वो उसकी थोड़ी क्षतिपूर्ति हो सके। हालांकि समीक्षकों का ये भी मानना है कि ये जो पौधे लगाए जा रहे हैं, अगर इसमें हम कोई भी हस्तक्षेप ना करें तो भी इनको कई साल का समय लग जाएगा, जो पुराना हमारा सुंदरवन इकोसिस्टम था। अब आपको पता है ये जो पूरा सुंदरवन क्षेत्र है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 4,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर मैंग्रोव वनों का विस्तार था, जिसमें अभी हमने बताया कि लगभग यहाँ का लगभग 28% भाग क्षतिग्रस्त हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैंग्रोव वनों को यहाँ पर क्या हुआ, नुकसान हुआ है। अब आइए मैं बताता हूँ थोड़ा सा मैंग्रोव वन होते क्या हैं। मैंग्रोव वन उच्च जो है कि उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, कोस्टल एरिया जो हमारे एस्चुरी वाले क्षेत्र होते हैं अर्थात जो ज्वारनद होते हैं, जो लैगून वाले एरिया होते हैं, जो पंख जमा जो ज्वारीय क्रीक वाले क्षेत्र होते हैं, बैक वाटर क्षेत्र होते हैं। कुल मिलाकर ये समझिए कि जहाँ पर भी समुद्र का पानी और स्थलीय भाग मिलते हैं, वहाँ पर जो अधिकांश फॉरेस्ट विकसित होते हैं भारत के पास वाले क्षेत्रों में, हम भारत की ही बात करेंगे स्पेशली यहाँ पर, तो उनको मैंग्रोव वन के नाम से जाना जाता है। जैसा कि मैंने आपको इमेज दिखाया, यह इमेज देखिए, जो आपका कोस्टल एरिया होता है यहाँ पर ये जो वन विकसित होते हैं, इन्हीं वनों को बोला जाता है मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव वन। और ये जो वन होते हैं, इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि यह आपके खारे पानी में भी सर्वाइव कर लेते हैं। आपने देखा होगा सामान्यतः खारे पानी में वनस्पतियां सर्वाइव नहीं कर पाती, चूंकि समुद्र का पानी खारा है, लेकिन इनकी विशेषताएं इतनी अच्छी हैं कि वहां पर भी अपने आप को टिकाए रखती हैं। न सिर्फ टिकाए रखती हैं, बल्कि सुनामी जैसी आपदाओं से, जैसे ही कोई हवा तेजी से आगे बढ़ती है तो उससे टकरा कर उसकी गति को कम कर देते हैं। साथ ही साथ सुनामी जैसे आपदाओं से हमारी रक्षा करते हैं। और यह पाए कहाँ जाते हैं, उष्ण और उपोष्णकटिबंधीय
जलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं और सामान्यतः यह जो कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्र होते हैं उस पर मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि अन्य जगहों पर इनका विकास नहीं हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा विकास की जो गति होगी वो कम होती है। जो कोस्टल एरिया होते हैं, जो डेल्टाई एरिया होते हैं, यहाँ पर इनका विकास क्या होता है, ज़्यादा होता है। माना यह जाता है कि इनका जो उद्गम या तो भारत या भारत के किसी समीपवर्ती क्षेत्र में हुआ होगा, इसी कारण इन क्षेत्रों में इसकी सघनता क्या होती है, ज़्यादा मिलती है। यह जो मैंग्रोव वन होते हैं, इनकी जो जड़ें होती हैं वो नमक प्रतिरोधी होती हैं, और नमक प्रतिरोधी होने का मतलब यह है कि यह जब पानी का अवशोषण करती हैं तो कुछ मात्रा का नमक जो है कि यह अवशोषित भी कर लेती हैं पानी से, लेकिन फिर भी इनको कोई नुकसान नहीं होता। साथ ही साथ पानी का अवशोषण करते समय यह नमक का कुछ मात्रा बाहर भी कर देते हैं। अर्थात इनका जो जड़ें हैं, जिनको इन जड़ों को न्यूमेटोफोर्स के नाम से जाना जाता है, इनकी विशेषता ये है कि यह पानी जैसे दलदली जैसे क्षेत्रों में भी क्या कर सकते हैं, जहाँ पे अधिक नमक है वहाँ पर अपने लिए फ्रेश पानी जो है कि उपलब्ध करा सकते हैं। अर्थात फ्रेश पानी वाटर को क्या कर सकते हैं, अवशोषित कर सकते हैं। कैसे करेंगे कि जब यह पानी को अवशोषित करेंगे तो नमक की कुछ मात्रा को क्या कर देंगे, निकाल देंगे। हालांकि नमक पानी के साथ जाता है, बावजूद इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। इसीलिए कहा जाता है कि नमक के संदर्भ में इनकी जो सहनशीलता है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। और चूंकि कोस्टल एरिया पे अन्य प्रकार के वनों का विकास नहीं हो सकता, चूंकि अन्य जो वनस्पतियां होती हैं उनकी जड़ों की विशेषता ऐसी नहीं होती। ये जो न्यूमेटोफोर्स है, इनके ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि क्या है कि यह जो जाल बनाती हैं, यह जाल क्या करता है, पानी और हवाओं की गति और साथ ही साथ पेड़ों को उखड़ने से बचाता है। और इसके वजह से जब यह वन क्या करते हैं, कोस्टल एरिया में लगे होते हैं, तो एक प्रहरी के रूप में हमारे यहाँ काम करते हैं। अब कई जगह आपने ये पढ़ा होगा कि खारे पानी में उगते हैं, जैसा कि मैंने क्लियर किया, खारे पानी में नहीं, फ्रेश वाटर में भी उग सकते हैं, लेकिन विकास क्या होगा, प्रभावित होगा। विश्व में अगर सर्वाधिक हम मैंग्रोव वाले देशों को देखें तो इसमें आपको इंडोनेशिया, ब्राज़ील जैसे देश सबसे आगे आएंगे। ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, मलेशिया, बांग्लादेश, म्यांमार और भारत जैसे देश इसके अग्रणी देश हैं। और भारत में लगभग 4900 वर्ग किलोमीटर पर इनका विस्तार पाया जाता है। लेकिन इस विस्तार में भी देखेंगे तो जो पूर्वी तटीय क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी वाला, यहाँ पर 58% से लेकर 60% तक मैंग्रोव इंडिया के पाए जाते हैं। वहीं 22 से लेकर 24% तक अरब सागर में और 16 से लेकर 18% मैंग्रोव आपके जो आइलैंड वाले क्षेत्र हैं, द्वीपीय क्षेत्र हैं, वहाँ पाए जाते हैं। भारत में अगर सबसे सर्वाधिक देखेंगे तो आपको पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र में ये आपको ज़्यादा दिखाई देंगे। और जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियों का जो डेल्टाई क्षेत्र है, ये तो जाना ही इसलिए जाता है कि यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या ज़्यादा है। तो अब देखिए हुआ क्या है कि ये जो अम्फान साइक्लोन आया है, इसके वजह से मैंग्रोव वनों को क्षति पहुंची है। इस क्षति को कम करने के लिए यहाँ पर मैंग्रोव वन के फॉरेस्ट लगाए जा रहे हैं। लेकिन आपके लिए क्या है, ट्रेडिशनल एरिया है, उससे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो उसी के संदर्भ में पूरे टॉपिक थे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।